करने से पहले सिलेबस को एक बार फिर से जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया हुआ था जब आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, तो फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग भी और एक बार रिवाइज हो जाएगा और क्लियर भी हो जाओगे कौन सा पार्ट कितने नंबर का आना है। तो मैंने आपको बताया था कि 12th में आपके 3 ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। पहले में आपका पार्टनरशिप है एनपीओ और पार्टनरशिप दिया हुआ पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपका जो है कंपनी अकाउंट दिया हुआ है और तीसरे अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज मैंने कहा कि सबसे पहले एनपीओ की बात करते हैं। तो एनपीओ आपका कितने मार्क्स का कवर करता है? 10 मार्क्स का कवर करता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो और सबसे बढ़िया चैप्टर है, एक चैप्टर तैयार किए 10 नंबर आपका मिल गया जो आप लोग पढ़ चुके। फिर पार्टनरशिप आपका 30 मार्क्स का आता है। यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इट मींस कि अभी तक आप जो है 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा। तो दो ये एनपीओ और पार्टनरशिप ये दोनों कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स हो गया, 50% ये कवर अप हो गया। अब जो आज से आपका स्टार्ट होना है क्या? कंपनी अकाउंट, ये कितने मार्क्स का आता है? ये 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आपका 20 मार्क्स का है। टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स, ठीक है। अब जब कंपनी अकाउंट में ये भी कवर अप हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना होता है। अब कंपनी अकाउंट में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट में जो है आपको पढ़ना है, ये देखिए, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 3 चैप्टर आपके 20 नंबर का कवर अप करते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है। पार्टनरशिप में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ रखे, यहाँ पे भी है कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, पार्टनरशिप के मुकाबले कम है और इजी है, ठीक है। अब उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आता है, ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें आप कैश फ्लो रेशियो और उसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान पार्ट है। तो इसको पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंटिंग मतलब कंपनी के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में बिजनेस में पढ़ रखा होगा, ठीक है। कैसे? आपको पता है ये बिजनेस 3 तरीके का है, 3 तरह से चलता है बिजनेस। कौन कौन से फॉर्म में? एक प्रोप्राइटरशिप में, एक पार्टनरशिप में, उसके बाद कंपनी में। प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में अगर देखें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग सेम है, ठीक है। कंपनी का जिक्र कंपनी में क्यों आता है? जब कंपनी जब बिजनेस का ग्रोथ करना हो तो और बड़े लेवल पे ग्रोथ होगा, वो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में होना पॉसिबल नहीं है। उसको कन्वर्ट होना होगा किसमें? कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी में जब कन्वर्ट होगा तो वही चीज है, कंपनी में कन्वर्ट होना होगा। और कंपनी में किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी की शेयर मेनली जो होता है शेयर, कंपनी जो है कैपिटल कहां से लेके आएगी? शेयर्स के रूप में आती है, क्योंकि शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना अधिकार किसके अंदर में है? सिर्फ कंपनी के अंदर में। तो वो जो शेयर्स इशू हो रहा है उस शेयर्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से मतलब उसका ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वही चीज आपको कंपनी अकाउंट के अंदर सीखना है, शेयर का और डिबेंचर का, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी डेली न्यूज में देखते हो इस कंपनी का शेयर इतना बड़ा बढ़ गया, इसका शेयर डाउन हो गया, फलाना कंपनी का शेयर अप हो गया। तो कुछ शेयर पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा कंपनी अकाउंट में वो होगा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? कंपनी के बारे में, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आप अच्छे से जान चुके हो। अब कंपनी के बारे में आइए, तो मैं जानता हूं कि आप 11 में पढ़ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कि कौन कौन सी कंपनियां होती है, किस तरह की कंपनियां होती है। देखिए चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। तो बुक निकाल लीजिए, बुक के थ्रू चलेंगे। आइए, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका बुक है पार्ट ए वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर
कंपनी, ये देखिए इस तरह का किताब है आपका, ठीक है, ये बुक आपको लेनी है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि वो ये पार्ट 1 का ही सेकंड वॉल्यूम है, तो 6 चैप्टर आप वहां पढ़ चुके थे, ये 7वां चैप्टर यहां से स्टार्ट है, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ कंपनी, मीनिंग एंड नेचर ऑफ काइंड्स ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्ट बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, फिर इसके बाद मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल, presentation of share capital and company balance sheet, distinguish between reserve capital and capital reserve, issue of allotment of share, private placement, employee stock, public subscription, sweat equity share, issue of share at par and premium, issue of share for a consideration other than cash, call in arrear and the interest thereon, call in advance, interest thereon, over subscription, forfeiture and caution based on incomplete information। अब आपको लग रहा था सर क्या इसमें से थ्योरी भी आता है? नहीं, थ्योरी आएगा तो सिर्फ 1 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा का थ्योरी इससे नहीं आता है, ठीक है। तो थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ हल्का सा हम रिवाइज करेंगे कंपनी क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसके बाद डायरेक्ट हम जो है शेयर्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक चीज बच्चों हमेशा याद रखिएगा, शेयर्स सिर्फ कंपनी इशू करती है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म शेयर इशू नहीं करती है। शेयर इशू और डिविडेंड इशू करने का अधिकार सिर्फ किसको है? कंपनी को है, ठीक है। तो वही तक ये नीचे लिखा, sole proprietorship and partnership form of business organization could not be the growing demand of very big business। जब बहुत बड़ा बिजनेस आपको करना है तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन, उनके लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, सच एज लिमिटेशन कैपिटल, उनके लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अदर ड्रॉबैक्स। Therefore, a company form of a business organization came into existence to do away with the defect of the sole proprietorship and the partnership form of the business organization। जो भी ड्रॉबैक्स थे किसके अंदर? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर, उस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए किसका कंपनी को फॉर्म करना जरूरी हुआ। और कंपनी क्या करता है, इसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। आइए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, जाहिर सी बात है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है बिजनेस में, जो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स उससे अलग है। अगर कोई जैसे पार्टनरशिप में क्या होता था, अब प्रोप्राइटरशिप में अगर मर गया ओनर या मेंबर मर गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी, प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या था, खत्म हो जाता था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या, अगर मेंबर मर भी जाता है तो उससे कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, तो इसलिए बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका जो है किसी के डेथ का, किसी भी मेंबर्स के डेथ का, इंसॉल्वेंसी का या किसी भी तरीके का कोई रिटायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी स्मूथली चलता रहता है, उसके मेंबर्स आते और जाते रहते हैं। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जो जितना पैसा लगा रखा है उसकी लायबिलिटी उतने की है। सपोज दैट कि मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं 10,000 का शेयर खरीद रखता हूं, तो 10,000 की जितनी प्राइस है शेयर की बस मैं उतना ही देने के लायबल हूं, उससे ज्यादा का मैं लायबल नहीं हूं। लेकिन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करता था। उसके बाद कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब कंपनी की एक पहचान होती है। आप देखे होंगे कि जब भी कंपनी का जो एक लोगो होता है, वो कोई भी पेपर होता है उस पे जब सिग्नेचर होते हैं जो हेड के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी के द्वारा, तो उसमें सिग्नेचर के साथ साथ कंपनी का मोहर भी लगता है, ठीक है, जिससे पता चलता है ये किसका डॉक्यूमेंट है, ये फला कंपनी का डॉक्यूमेंट है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें शेयर्स का ट्रांसफर आप कर सकते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास 10,000 शेयर है, तो मैं 10,000 शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी दूसरे को बेच सकता हूं, किसी तीसरे से मैं खरीद भी सकता हूं, तो इसमें शेयर्स आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यहां पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जो ओनर होता था वही मैनेज भी करता था,
यहाँ पे अलग है, मैनेजमेंट अलग है और ओनर्स अलग है। ठीक है, सारे शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर हो गए, और वो लोग जिसको डायरेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको चूज करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर जिसको चूज करते हैं, वो क्या होता है, वो मैनेजमेंट होता है, वही कंपनी को डील करता है, सारे डिसीजंस वो लेता है। काइंड ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी को जो बांटा गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला गया, तो अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी ओपीसी। ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे हम ओपीसी को। तो फिलहाल ये सारे चीज अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सब ऑलरेडी आप लेवल में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम मूव करते हैं आगे सीधे, आइए सीधे शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स है, यहाँ पे थ्योरी तो वाला नहीं है। 11th में आप ऑलरेडी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ चुके हो, डिस्कशन भी हो चुका है। सीधे हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, शेयर्स क्या होता है। अब देखिए होता क्या है कि प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप में बिजनेस को रन करने के लिए क्या होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसे की रिक्वायरमेंट तो ये जो पैसा लेके आते हैं उसे कहते हैं क्या है, कैपिटल कहते हैं। तो वहां पे होता क्या था, या तो वो खुद पैसा लेके आते थे, या पार्टनर्स जो है लेके आते थे, या लोन लिया करते थे, इसी के थ्रू बिजनेस में पैसा आता था। कंपनी के केस में क्या होता है कि जितने शेयर ओनर्स होते हैं, ठीक है, ओनर्स किसे कहेंगे, शेयर होल्डर्स को, कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है वो दो तरीके से लगाया जाता है, या तो डिबेंचर्स के थ्रू या तो फिर शेयर्स के थ्रू। तो जो शेयर्स है वो क्या है, इक्विटी फंड है, यानी कि ओनर्स फंड है, और डिबेंचर्स क्या है, बोरोड फंड है, वो एक तरह का लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है वो। ठीक है, शेयर्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है। इस चैप्टर में हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिबेंचर्स की बात करेंगे। तो शेयर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो वही देखिए बुक में पेज नंबर आइए 7.5 पे शेयर्स का मीनिंग दिया हुआ है। होता क्या है, जो कंपनी के जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा जाता है वही टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ अ स्मॉल डिनोमिनेशंस, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। सपोज दैट किसी कंपनी के कैपिटल है 50 लाख, तो उसको 100 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। तो वो जो 100 रुपए का छोटे छोटे टुकड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो शेयर्स कहलाएंगे। क्यों छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में बांट कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी आसानी से शेयर लगा, अगर मान के चलिए आप किसी आदमी से 10 लाख मांगे, क्या वो दे पाएगा, नहीं देगा। लेकिन वहीं आप 10 लाख या 10 लोग से 1 लाख मांगे तो हो सकता है आपको इजीली मिल जाए। तो वही क्या है, कंपनी में क्या होता है, शेयर्स की पावर कैपिटल बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक से पैसा उठाते हैं, तो पब्लिक से उठाने के लिए इजीली सब छोटे आदमी भी देते, बड़े आदमी जिसकी जितने कैपेसिटी है उसके हिसाब से देते। वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं। अगर किसी को 10 से 1 शेयर के वैल्यू 100 रुपए डाल दिए, किसी को 10 चाहिए वो 1000 देगा, कोई किसी के पास 100 रुपया को पैसा लगाना चाहता है वो एक ही शेयर कर देगा। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया। देखिए, each such unit is called shares. For example, if the total capital of the company is 50 lakh, 50 लाख divided into 5 lakh units, इसको डिवाइड कर दिया किसमें, 5 लाख यूनिट्स में, और एक यूनिट का दाम कितना रख दिया, 10 रुपया, रुपीस 10 each. Each unit of 10 will be called a share of 10 each. तो इसमें जो एक यूनिट है वो क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा, और कितने का, 10 each का। Thus, in the above case, the company has 5 lakh share of 10 each. Share must be numbered so that they may be identified. जो शेयर्स क्या होते हैं, नंबर्स पे होते हैं और इसको आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सकता है। नेचर की बात करें, the share of a company are movable property. ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक लोग के पास से दूसरे लोग में ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा, जिस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। शेयर ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज अ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930. These can be bought, sold, hypothecated and the bequeathed
तो ये जो शेयर्स का सोल्ड होता है, ये सेल्स गुड एक्ट 1930 के तहत जो है सेल होता है, इसका एज अ गुड के तौर पे ही इसको भी खरीदा और बेचा जाता है। क्लासिफाई किया गया शेयर्स को, दो तरह का शेयर्स होता है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले जानते हैं। प्रेफरेंस मतलब एक तरह से जैसे ना किसी को कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ राइट्स दिए गए, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है। और इक्विटी का जो है उनको जो है प्रेफरेंस के मुकाबले थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर देख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर आर दोस व्हिच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स, दो राइट्स जो फॉलो करते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पहला, they have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity share। इक्विटी जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का हिस्सा जब शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। बच्चों ध्यान से सुनना, डिविडेंड का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कहलाता है डिविडेंड। ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ भी रखे होंगे, फिर से आपके ऊपर रिवाइज करा दिया मैंने। तो डिविडेंड क्या होता है कि जब दो तरह के शेयर होल्डर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विटी को देने से पहले सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस। जिस तरीके से आपके घर में मेहमान आते हैं तो खाना जो बनता है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, घर के लोगों को देने से पहले मेहमानों को दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इक्विटी मतलब घर के लोग और प्रेफरेंस का मतलब मेहमान लोग, ठीक है, गेस्ट लोग। तो गेस्ट कौन क्या करते हैं, पहले सबसे पहले उनको खाना खिलाते हैं, तब घर के लोग खाना खाते हैं। तो वही चीज है कि सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर when the company is wound up, wound up का मतलब कंपनी जब बंद हो रही है, they have a right to the return of the capital before that of the equity share। तो इक्विटी जो उनका हिस्सा है, ठीक है, जितना पैसा है, तो सबसे पहले पैसा किसको रिटर्न कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर वालों को रिटर्न कर देंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों का पैसा रिटर्न करेंगे। तो दो राइट मिल रहा है, एक अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा, वो भी फिक्स रेट से मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा। कंपनी वाउंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों का कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों का रिटर्न किया जाएगा। क्लियर है? फिर टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें, कॉम्प्लिकेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये सब है। उसके बाद इक्विटी शेयर दिया गया है। इक्विटी शेयर आर दोस शेयर which are paid dividend only when profit are less after the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend। प्रेफरेंस जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड कब मिलता है, जब प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स रेट के साथ इनको दे दिया जाता है, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तब डिविडेंड के तौर पे इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आते हैं शेयर कैपिटल, जो मेन टॉपिक है। अभी तक जो था वो ऑलरेडी 11 में आप पढ़ चुके हो, प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, कंपनी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी ये सब 11 में आप पढ़ चुके हो। दूसरी चीज कि यहाँ पे थ्योरी नहीं आनी है, ठीक है, बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और बाकी चीज अब यहाँ से जो शेयर्स के बारे में जो है, क्योंकि आपका जो है चैप्टर का नाम ही है इश्यू ऑफ शेयर, और शेयर इश्यू कौन करता है, सिर्फ कंपनी करती है। तो शेयर दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू होगा, इक्विटी शेयर भी इश्यू होगा। दोनों में अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग की तो कोई डिफरेंस नहीं, जैसे इक्विटी शेयर का रिकॉर्डिंग होता है उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी रिकॉर्डिंग होगा, बस इक्विटी जहां लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस लिख देंगे, और कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आइए देखते हैं शेयर्स कैपिटल। तो मीनिंग जानते हैं, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए नया है। इससे पहले का ऑलरेडी आप 11 में पढ़ चुके हो तो वहां कोई दिक्कत नहीं था, वो आप आसानी से समझ भी गए होंगे, लेकिन ये आपके लिए टोटली नया है। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का मतलब क्या, कि कैपिटल जो रेज किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, बाय द इश्यू ऑफ शेयर। वो शेयर मतलब कैपिटल रेज कर रही है, यानी कैपिटल जो रिसीव कर रही है किसके द्वारा, शेयर को इश्यू करके, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, उसी को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। Many individual and institution contribute varying
sum to the company capital and there is no separate capital account for each of the individual or the institution. There is a one consolidated capital account called share capital account. यहाँ पे देखिए जब शेयर इश्यू करती है कंपनी तो उसमें कई सारे लोग, कोई दूसरी कंपनी भी शेयर खरीदती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी खरीदती है, मतलब शेयर खरीदती है, फिर एक आम आदमी, आम इंडिविजुअल पर्सन भी शेयर खरीदता है। तो यहाँ पे सबका जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबका अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे। काइंड्स कौन, मतलब शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो पहला, सबसे पहला क्या है, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, तीनों एक ही है। ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल तीनों एक ही क्यों है? ये ऑथराइज का मतलब है कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो कितने शेयर्स के लिए ऑथराइज है, कितना शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, कितना कैपिटल वो लगा सकती है, तो उसी को कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड जितने से वो रजिस्टर्ड होती है, और नॉमिनल कितना कैपिटल उसका होना चाहिए। तो ये तीनों का ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल तीनों का मतलब एक नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, या फिर विच, मतलब कि अलग नाम से ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है। फिर आता है इशू कैपिटल। ऑथराइज का मतलब हो गया जितने के लिए वो ऑथराइज है, जितने के लिए वो रजिस्टर्ड है, उससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती है, उससे ज्यादा कैपिटल वो नहीं रख सकती है। तो इशू कैपिटल, इशू का मतलब हो गया कि कंपनी भले 50 लाख से ऑथराइज है, कि 50 लाख का कैपिटल वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जितना उसमें से वो इशू कर रही है, सपोज दैट वो 10 लाख का ही शेयर इशू कर रही है, तो जितना मार्केट में इशू कर रही है तो उसको कहेंगे इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जितना कंपनी ने इशू किया है शेयर, उसमें से पब्लिक ने कितना उसको परचेज कर लिया। जरूरी थोड़ी है कंपनी ने आज शेयर इशू किया और पब्लिक उसको परचेज कर ले रही है, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो पूरा का पूरा बिक भी सकता है, और हो सकता है कि 50% बिके, 80% बिके या 90% बिके। ठीक है, तो पब्लिक जितना सब्सक्राइब करती है, पब्लिक जितना शेयर्स को परचेज करती है, होल्ड करती है, उसी को कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल को भी दो पार्ट में बांटा गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, अब पूरा पैसा दे दिया। या दूसरा क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब तो कर लिया कंपनी ने, पब्लिक ने, लेकिन पूरा पैसा उन्होंने पे नहीं किया। तो इस तरीके से है। तो तीन तरह का कैपिटल होते हैं आपका, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में दो तरीके का है, इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, इशू बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप कुछ आइडिया रहता है, सब लोग पैसा नहीं दे पाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखिए तो पेज नंबर 7.8 पे, ठीक है, ये आपका जो है एग्जैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रुचि लिमिटेड दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। और इस तरीके से आपको बोला क्या है, उससे पहले इलस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़ लीजिए। तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 ईच, शेयर ऑफ 100 ईच। Out of these, the company issued 30,000 equity share of subscription to the public. इसमें से देखिए हुआ क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल रुचि लिमिटेड का कितना था, 50 लाख का था, वो 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड था 100 ईच। 50,000 इंटू 100 करो, कितना हुआ, 50 लाख हो गया, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो गया, 50 लाख हो गया। The company issued 30,000 equity share, कंपनी इशू कितनी करी है, 30,000, यानी कि इशूड कैपिटल कितना हो गया, 30,000 इंटू 100, 30 लाख हो गया। ठीक है, the public applied for 27,000 equity share, पब्लिक अप्लाई कितने के लिए कर रही है, 27,000 के लिए। तो ये क्या हो गया, ये सब्सक्राइब हो गया। तो 27,000 इंटू 100 यानी कि 27 लाख क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। हाउ विल यू show the share capital in the balance sheet of the company, also prepare notes to the account of for the same। देखिए notes to the account 3
पूछता है एग्जाम में, ठीक है, फाइनल में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हर बार पूछे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 साल पे 3 साल पे गैप करके पूछती जरूर है। देखो आपको ये बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है नोट टू द अकाउंट बनाना, ठीक है। बैलेंस शीट में तो आपको पता है ये शेयर कैपिटल को शो करता है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको बता भी दे रहे हैं किस तरीके से बनना है। देखिए बैलेंस शीट बना हुआ है, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब चेंज होता है किसके कंपैरिजन, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले। वहां पे क्या था, लेफ्ट एंड राइट पे शो करते थे, यहाँ पे अप एंड डाउन पे शो करेंगे, ऊपर लायबिलिटी होगा नीचे एसेट्स होगा। और साथ ही साथ कंपनी का जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट शो किया जाता है। तो वही देखो लिखा हुआ है पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट फॉर करंट ईयर, अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। तो पहला क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये आएगा, शेयर कैपिटल कितना 27 लाख। अब ये 27 लाख आया कैसे, नोट टू द अकाउंट बनेगा कैसे, इसको ध्यान दीजिए। नोट टू द अकाउंट शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अब शेयर कैपिटल आप इस तरह लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दिया हुआ नीचे देखिए 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, कि उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे कितना 50 लाख। फिर उसके बाद ये बस इसको आप लोगों को लिख देना। उसके बाद बारी आई इसकी इशूड कैपिटल, कितना आपने इशू किया, तो 30,000 आपने इशू किया था, तो यहाँ पे देखिए 30,000 इक्विटी शेयर इनटू 100 ईच कितना हो गया 3 लाख, 30 लाख हो गया। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, सब्सक्राइब कितना होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, यहाँ 27 लाख है। बहुत सिंपल है, ये सिर्फ 3 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नोट टू द अकाउंट्स को क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद देखिए फिर जो है पेज नंबर 7.11 पे आइए, दिया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल का मींस होता है कि कितना कॉल किया गया है, मांगा कितना गया है पैसा, किससे, पब्लिक से। तो जितना मांगा गया है पैसा तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, ये पार्ट होता है किसका, सब्सक्राइब कैपिटल का, which have been called by the director from the shareholder of the payment। कई बार क्या होता है कि शेयर्स का जो सब्सक्राइब होता है पूरा पैसा एक साथ ना लेके, जैसे सपोज दैट कि 100 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी क्या करती है कि 30 रुपया एक बार ले लेती है, 40 रुपया दूसरी बार ले लेती है, और फाइनली 30 रुपया जो है बाद में लेती है। तो किस्तों में जो लेती है, तो ठीक है, तो किस्तों में जितना मान के चलो शुरुआत में उसने 30 रुपया मांगा, तो आपके पास 10,000 शेयर, तो 10,000 इंटू 30 कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो ये 3 लाख क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी जितना पैसा मांगती है उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। उसके बाद पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है आपने कितना पेड किया, आपसे 3 लाख रुपया मांगा गया, आपने कितना पे किया, जितना आपने पे किया, ठीक है, मतलब जितना पेड अप हो गया, जितना पैसा शेयर का मिल गया, उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। फिर आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि एज पर द सेक्शन 65 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 only an unlimited company have a share capital while converting into the limited company may have reserve capital in such a case the company may be resolution made। रिजर्व कैपिटल को क्या करना होता है कि कुछ पैसा रखना पड़ता है, मतलब कुछ शेयर्स को रिजर्व रखना पड़ता है, यानी कैपिटल का कुछ पार्ट आप रिजर्व रखेंगे और कंपनी का जब बाउंड अप होगा या कभी भी जो है लिक्विडेशन होगा तो उस समय उससे पैसा रेज करके उसको पेड अप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे 7.12 पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जो पैसा आपको मिल रहा है, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट से जो भी कैपिटल से मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में, वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। जैसे कोई एसेट्स आप सोल्ड कर रहे हो उससे जो भी फायदा हो रहा है उससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। उसके बाद फिर आप जो है शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो भी आपके लिए क्या फोरफीट कर रहे हो शेयर्स को, तो उससे भी जो पैसा यानी जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। और इसका यूटिलाइज किस लिए होता है, इसको क्रिएट क्यों किया जाता है, मेनली जो इसको क्रिएट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट से ही किया जाता है। और होता है कि इसको जब भविष्य में शेयर्स को रिडीम करना, सॉरी शेयर्स को रिडीम करेगा जब भी कैपिटल
उसको कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व से क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट व्हिच आर नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। These reserve can be utilized for the distribution of dividend. इसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। Following are the items that give rise to capital profit. Here the capital reserve. कुछ नीचे पॉइंट देखिए जिससे कैपिटल प्रॉफिट होता है। पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब आप एसेट्स को बेचते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, profit earned by the company prior to its incorporation. Incorporate होने से पहले जो भी प्रॉफिट कमाए वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन forfeited and reissue of the share, ये सब के तहत कंपनी को क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसी से कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये था